फाइन स्टूडेंट, देखो एथिक्स, तो अभी तक क्या क्या किए हैं स्टूडेंट? टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस। मैं जितना बार लिखा रहा हूँ उतना बार लिखूँ वहाँ पे। हर क्लास से पहले वहाँ पे सिलेबस होना चाहिए, हर क्लास से पहले सिलेबस वहाँ पे लिखना है तुम लोग को। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फर्स्ट टॉपिक एसेंस, कॉमा डिटर्मिनेंट्स एंड consequences of ethics in human actions। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 बताओ, नंबर 2 क्या किया हम लोग? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये भी कवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 7th क्लास कवर किया है, क्लास 7 तक कवर किया है, करेक्ट? एंड दिस इज योर क्लास 8, ये 8th क्लास है। और आज क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? थर्ड सब पॉइंट, दैट इज एथिक्स इन प्राइवेट and public relationship, public relationship। आज का विषय ये है। देखो तो बच्चे लोग, उसमें एस ऐड है सिलेबस में, रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप्स है? देखो तो एस है ना, बिल्कुल डिफरेंस है जी। रिलेशन और रिलेशनशिप में अंतर है। तो एक एक वर्ड आपका, एक एक लेटर इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि बार बार सिलेबस को लिखा रहे हैं ताकि याद रह जाए सिलेबस तुम लोग को। ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सिलेबस जरूरी है याद करना। ये कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ये भी कवर कर चुके हैं। डायमेंशन ऑफ एथिक्स देख रहे थे तो हम लोगों ने इसका 2 चीज़ कवर किया। एक क्या? अप्रोच टुवर्ड्स एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और दूसरा क्या है? एथिकल टेस्ट। और टेस्ट में हम लोग बात किए थे ना, बहुत तरह का टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना? यूटिलिटी टेस्ट है और भी बहुत सारा टेस्ट है उसमें, है ना? राइट बेस्ड टेस्ट है। जो हमारा अप्रोच था लगभग वही टेस्ट भी है, और 1-2 एक्स्ट्रा भी था उसमें, जैसे वायरल टेस्ट हो गया, वायरल न्यूज़ टेस्ट हो गया, उसको हम लोग न्यूज़पेपर टेस्ट भी कहते हैं, करेक्ट? एंड सो ऑन। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले शब्द को पकड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड को डिकोड करना। एथिक्स, एथिक्स जान रहे हो क्या सही है क्या गलत है? इसका जो हम अध्ययन करते हैं और जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एथिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग लेक्चर 2 में समझे थे आफ्टर सिलेबस 2nd क्लास में कि एथिक्स क्या होता है, कैसे एथिक्स और मोरालिटी में अंतर है कि नहीं? बताओ तो इस एथिक्स का यूज़ करना कहाँ पे? प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में। तो सही बात है, ये एथिक्स का जो यूजेस होगा प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप दोनों में अलग होगा। जैसे बच्चे लोग, तुम लोग जो घर में व्यवहार करते हो, क्या ऐसा व्यवहार तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई किसी इंस्टीट्यूट में कर सकते हो क्या? वैसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यदि वैसा करते हो तो तुम यू आर नॉट फॉलोइंग द एथिकल नॉर्म, आप एथिकल नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे हो। जैसे घर में आपका जो तौर तरीका है बहुत ही इनफॉर्मल है, अपने घर में जो भी मेंबर्स है उससे बात करने का तरीका बहुत ही आपका इनफॉर्मल है, मगर क्या वो तरीका आपके पब्लिक लाइफ में यूज़ हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। यदि उतना ही हल्का तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वही बिहेवियर रहेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट लाइफ में एथिक्स कुछ और होता है और पब्लिक लाइफ में एथिक्स कुछ और होता है। बात समझे?
और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों में अलग अलग एथिक्स फॉलो होते हैं। घर में जो होता है आपका जो बोलने का तरीका होता है बहुत ही इनफॉर्मल होता है, आप हंसी मजाक वाला भी बात करते हो, बहुत तरह का बात होता है। मगर जब आप पब्लिक लाइफ में आप शामिल हो तो उस समय ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा सकते। यदि ऐसा बिहेवियर दिखाओगे तो तुमको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है, आपको निकाला भी जा सकता है। हाँ, घर से कोई नहीं निकालता है किसी को, क्योंकि घर में एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि ठीक है बदमाश। देखो कई स्टूडेंट ना, देखो सभी तो अपने अपने घर से ही आते हो, कई लोग घर में बदमाश होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, मगर तुमको वो आदमी पसंद नहीं है फिर भी तुम घर से नहीं निकाल सकते हो उसको। देखो वहाँ पे एथिक्स कितना अलग है। और ये चीज़ यदि मैं क्लास में बोलूँ, यदि क्लास में कोई बदमाशी करेगा तो हम निकाल सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लास को। तो देखो यहीं पे एथिक्स अलग हो गया कि आप वो चीज़ घर में नहीं कर सकते हो और ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक जो टीचर है और विद्यार्थी है, दोनों के बीच में पब्लिक रिलेशनशिप है। क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप है। तो टीचर जो बात करेगा विद्यार्थी से वो भी बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात करेगा। अब विद्यार्थी भी टीचर से अप्रोच करेगा, वो भी तरीका क्या होगा? बहुत फॉर्मल होगा। वो तरीका सेम नहीं हो सकता है जैसे तुम अपने घर में अपने मामा से, चाचा से, काका से बात करते हो, वो तरीका नहीं हो सकता एक टीचर से बात करने का। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक रिलेशनशिप है, ये प्राइवेट नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बात समझ गए ना? और उसी चीज़ को आज हम लोग को समझना है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि एथिक्स जो चीज़ है वो किताब का चीज़ नहीं है। वो आपका आसपास में जो घटित हो रहा है उसी को संजोना होता है, उसी को पिरोना होता है। बात समझे ना? तो इसलिए जो आसपास का चीज़ है उसको यूज़ करना सीखो। और यूज़ करने का मतलब है कि इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना? पढ़ के जाओगे और यदि यूज़ नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है एथिक्स का। एथिक्स पढ़ रहे हो तो उस तरह का वैल्यू सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए, और इतना अच्छा वैल्यू सिस्टम डेवलप्ड हो, क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप लिख सको उसको ठीक से। बात समझ गए स्टूडेंट? तो आज का हमारा विषय है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने का प्रयास करो। स्टैंडर्ड बिहेवियर आपका बहुत ही स्टैंडर्ड हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, प्राइवेट रोल प्ले कर रहे हो कि पब्लिक रोल प्ले कर रहे हो। यदि आप प्राइवेट रोल प्ले कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सक्यूज चलेगा, वहाँ पे गलती उलती चलता है। पब्लिक लाइफ में गलती एक बार माफ़ होता है, 2 बार माफ़ होता है, फिर तीसरा बार माफ़ नहीं होता है। या तो ऑर्गेनाइजेशन से आपको निकाल दिया जाएगा यदि आप एम्प्लॉय हो तो, यदि आप डीएम हो और आप गलती पे गलती किए जा रहे हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। जैसे कि जाने हो कि प्रेजेंट टाइम में यूपी गवर्नमेंट ने भी निकाला है। क्यों? क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप का उसने उल्लंघन किया है, उस आईपीएस ने। बात समझ गए ना? हाँ, एक आईएएस थे ना हमारे, जिनको निकाला गया है। देखो पहले देखते हैं, एक बनाओ रोल्स प्ले बाय ह्यूमंस। हाँ, किस तरह का रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बींग्स? रोल प्ले बाय ह्यूमन। तो 2 रोल प्ले कर रहे होते बेसिकली। एक आपका प्राइवेट रोल है, प्राइवेट रोल, और एक आपका है पब्लिक रोल, पब्लिक रोल। प्राइवेट रोल का मतलब क्या है स्टूडेंट? यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली मेंबर। आप फैमिली में हो, फैमिली में हो तो क्या है? यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ फादर। फादर का रोल प्ले कर रहे हो, मदर का रोल प्ले कर रहे हो, ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हो, सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हो। करेक्ट? जहाँ तक सवाल है मैरिज का, फैमिली के अंदर ही मैरिज होता है, तो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है कोई काउंटर पार्ट वाइफ का रोल प्ले कर रहा है, कोई सन का रोल प्ले कर रहा है, कोई डॉटर का रोल प्ले कर रहा है ना? तुम लोग भी अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो फैमिली के अंदर? सही बात है ना? किसी के ब्रदर हो तुम लोग, किसी के सिस्टर हो तुम लोग, करेक्ट? किसी के सन हो, किसी के डॉटर हो। तो ये रोल प्ले करते हैं हम लोग बेसिकली। समझ गए ना? और जहाँ तक सवाल है पब्लिक रोल का, तो पब्लिक रोल में ये सब चीज़ नहीं होता है। पब्लिक रोल आप डिफरेंट प्ले कर रहे हो। जैसे आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, एक विद्यार्थी का रोल प्ले कर रहे हो,
हो सकता है आप लॉयर का रोल प्ले कर रहे हो, एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, एक क्लाइंट का रोल प्ले कर रहे हो, सो मैनी ना, बहुत कुछ हो सकता है ना स्टूडेंट। आप एक एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हो, एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हो, एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। समझ गए? इसमें बहुत सारा ढेर सारा चीज़ आ सकता है इसके अंदर, समझ गए ना? अब बताओ दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पे जो एथिक्स होगा, यहाँ पे जो एथिक्स होगा, जो एथिक्स के साथ आप बढ़ रहे हो, ये बहुत ही इनफॉर्मल एथिक्स होगा, तौर तरीका आपका बहुत ही इनफॉर्मल होगा। बट जो यहाँ पे एथिक्स आपको फॉलो करना होगा, यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल एथिक्स यूज फॉलो करना होगा। एंड ये जो फॉर्मल एथिक्स है, ये कहाँ से होगा? कोड ऑफ कंडक्ट से होगा, कोड ऑफ कंडक्ट से होगा, कोड ऑफ एथिक्स से होगा। ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही कोड ऑफ एथिक्स होता है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है कि नहीं होता? बताओ, उसके हिसाब से फॉलो करना है तुमको, बात समझे? और यदि फॉलो नहीं करते हो तो फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक बार गलती माफ, दो बार गलती माफ, फिर तीसरा बार कमेटी बैठेगा, कमेटी यदि दोषी पाया तुमको निकाल दिया जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एथिक्स प्ले कर रहे हो बहुत ही इनफॉर्मल है, और जिसमें गुंजाइश है कि गलती भी करोगे तो माफ़ हो सकता है। जैसे एक बार ऊंचा आवाज़ में अपने पिताजी से बात किए तुम, तो हो सकता है उस बार तुमको डांट लग जाए, नेक्स्ट टाइम तुम सुधर जाओगे। और फिर नेक्स्ट टाइम भी तुम यदि डांटते भी हो, फिर ऊंचा आवाज़ में अपने फादर से बात करते हो, तो हो सकता है फिर माफ़ हो जाए। मैं यहाँ पे हो सकता है क्या, तुम सीनियर से एक बार चिल्ला के बोले, एक बार तुमको माफ़ कर दिया, फिर दूसरा बार माफ़ करने वाला नहीं है। अपने जो ब्रदर से बात कर रहे हो, गलत तरीके से बात करो, तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ हो जाएगा। और यदि अपने टीचर से तुम यदि बदतमीज़ी से बात करोगे तो माफ़ नहीं होगा। एक बार माफ़ कर देगा, दो माफ़ कर देगा, तीसरा बार निकाल देगा तुमको क्लास से। तो यहाँ यहीं से पता चलता है हमें कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में कितना अंतर है। इस चीज़ को समझना है हमें। बात समझ गए ना? क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर प्लेइंग द डिफरेंट रोल्स, एंड दैट रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइवेट रोल एंड योर पब्लिक लाइफ। समझ गए ना? यहाँ पे हम रिलेशन समझेंगे स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ठीक है। हेयर वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, लॉयर और क्लाइंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, समझे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या रिलेशन होगा। एवरीथिंग पब्लिक रोल के अंदर आ जाता है, समझे। और प्राइवेट में क्या है कि आप अंदर, जैसे इसमें देखो, इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा। इसमें फ्रेंड सर्कल भी आ जाएंगे ना, इसमें फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। फ्रेंड्स मतलब आपका फ्रेंड्स सब, और फ्रेंड के साथ आप क्या बहुत ही इनफॉर्मल टॉक करते हो नहीं करते हो? आप फ्रेंड के साथ लाखों गलती करो फिर भी माफ़ है। सही बात है कि नहीं है? तो दोनों को कैसे तुम एक साथ देख सकते हो? दोनों बहुत अलग है। हाँ, एक बात तो तय है कि यहाँ पे यदि पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको यहाँ पे भी काम देगा, या फिर आपका यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये यहाँ पे भी काम देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि पकड़ते हैं, ब्रदर को पकड़ते हैं, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रदर, तुम ब्रदर हो, ठीक है, और तुम बहुत अच्छे हो अपने फैमिली मेम्बर में, तो हो सकता है मे भी वो जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, डेडिकेशन टू वर्क है, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे भी काम दे आपका। या फिर दूसरे तरीके में बोले कि तुमको काम में बहुत मन लग रहा है, यू आर वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर, यू आर वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, तो हो सकता है वो आपका जो गुण है वो यहाँ पे भी काम दे रहा है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो इसलिए आपके फादर भी आपसे सलाह मशवरा ले रहे हैं। तो भले ही ये दोनों अलग है, एक का असर दूसरे पे पड़ता है, समझे ना। एक भले ही दोनों में एक सेपरेशन है, मगर सेपरेशन होने के बाद भी जो वैल्यूज़ है वो हमेशा एक्सचेंज होगा, वैल्यूज़ हमेशा एक्सचेंज होगा, समझे। वैल्यू एक्सचेंज होने का संभावना है, मगर देखो जो ही नहीं कि ऐसा होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, गांधी जी से बेस्ट एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे समझने के लिए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, नेशनल है ना, है कि नहीं? बताओ, तो फादर ऑफ द नेशन है हमारे कंट्री के। मगर जब एज अ फादर के रूप में देखोगे तो वो तो बहुत फेल कर गए, अपने बच्चे को ही ठीक से परवरिश नहीं कर पाए गांधी जी। तो फिर तो इसका मतलब प्राइवेट रोल तो उतना अच्छा नहीं रहा, उनका प्राइवेट ड्यूटी तो उतना अच्छा नहीं रहा जितना उन्होंने पब्लिक के लिए किया है। सिमिलरली हम देखेंगे अभी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मोदी जी का यदि प्राइवेट लाइफ रोल देखोगे तो उनका भी शादी हुआ था, बट वो शादी छोड़ दिए मोदी जी, एंड देखो अभी कंट्री के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो जो ही नहीं कि जो वैल्यूज़ है हमेशा एक्सचेंज ही होगा। कई बार आपको अपवाद भी मिलेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देखो, बैचलर रहे जीवन भर, बैचलर रहे ना, और देश के लिए कितना काम किया उन्होंने। तो प्राइवेट लाइफ देखोगे तो बहुत ही हॉलो है उनका, क्योंकि आगे नहीं बढ़े।
मगर वही तुम पब्लिक लाइफ में देखोगे तो ही बेस्ट लीडर इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड, अटल बिहारी वाजपेयी। सही बात है कि नहीं है? तो ऑल दो वैल्यूज एक्सचेंज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सैक्रोसेंट है कि वैल्यू एक्सचेंज ही होगा। कई लोग बहुत ही बेस्ट होते हैं पब्लिक लाइफ में, और कई लोग प्राइवेट में बेस्ट होते हैं, और कई लोग दोनों में ही बेस्ट होते हैं। बात समझे ना? कई लोग दोनों में, क्योंकि अच्छा बेटा है तो अच्छा ऑफिसर भी है, ये भी संभावना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, जो बिल क्लिंटन के ऊपर आरोप लगा था। देखो, बिल क्लिंटन 90s के टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ, बिल क्लिंटन के ऊपर आरोप लगा था कि सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था। एंड जानते हो कि बिल क्लिंटन यूएस के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, अब उनके ऊपर जब आरोप लगा तो उनको पद छोड़ना पड़ा और वो इलेक्शन नहीं लड़े बिल क्लिंटन। और जो भी आरोप लगा वो पर्सनल आरोप है उनका, क्योंकि उस समय एज अ प्रेसिडेंट के रूप में नहीं, वो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी प्राइवेट लाइफ की वजह से वो फंसे थे। तो अब प्राइवेट रोल की वजह से उनके ऊपर आरोप लगा और वो कैंडिडेट नहीं लड़े, इलेक्शन नहीं लड़े, और नहीं लड़े तो दूसरा कोई जीतेगा, सिंपल बात है। मगर जब कोई दूसरा कोई जीता और बहुत सारे इश्यूज आए कंट्री में, तो वो उतना बेटर हैंडल नहीं कर पाया जो नया अभी बना वहाँ प्रेसिडेंट। तो उस समय लोगों को याद आ रहा था कि बिल क्लिंटन क्या चीज़ है। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी का प्राइवेट लाइफ को देख के हम पब्लिक लाइफ को वो करें, असेस करें, तो ये बात गलत हो जाएगा। प्राइवेट लाइफ का बात प्राइवेट ही रहने दो और पब्लिक लाइफ का बात पब्लिक ही रहने दो, दोनों को इंटरमिंगल नहीं करो। जब दोनों को इंटरमिंगल कर दोगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। देखो, यदि बिल क्लिंटन को मौका मिलता प्रेसिडेंट के रूप में लड़ने का, तो हो सकता है कि यूएस और ज़्यादा तरक्की करता उस समय। मगर चूँकि उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था और लगा था उस समय, इसलिए वो बेचारा लड़ नहीं पाए। तो देखो, कंट्री को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ रहे हो स्टूडेंट? यहाँ से हमें क्या सीख मिलता है? हमें यहाँ से ये सीख मिलता है कि कभी भी ये दोनों चीज़ को इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। और किसी भी आदमी को यदि जज करना है तो पहले तो ये तय करो कि हम क्या चीज़ को लेके जज कर रहे हैं। हम इसका प्राइवेट लाइफ को लेके जज कर रहे हैं या पब्लिक लाइफ को लेके जज कर रहे हैं। तो प्राइवेट वाला चीज़ में पब्लिक मत लाओ। बात समझाए? वाइस वर्सा ऑल्सो। जैसे लेट से एक टीचर ही है, जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो बस उसका टीचर का टीचिंग देखो, उसका प्राइवेट लाइफ मत देखो, क्योंकि प्राइवेट लाइफ देखोगे तो फिर उधर प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको। हो सकता है वो टीचर अच्छा ना हो अपना प्राइवेट लाइफ में, मगर उसके वजह से तुमको यहाँ प्रॉब्लम हुआ, जबकि टीचर तो पढ़ा ही रहा है बढ़िया से तुमको। या फिर दूसरा भी कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है कि टीचर बहुत अच्छा है अपने प्राइवेट लाइफ में, मगर पब्लिक लाइफ में ही वो अच्छा नहीं, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है। अब तुम बोलो कि टीचर तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा टीचर है, मगर व्हाट अबाउट द टीचिंग स्किल, व्हाट अबाउट द सर्विस? तो इसलिए स्टूडेंट ये दोनों चीज़ को अलग देखो, और कभी भी किसी को कंपैरिजन करो तो ये समझ के कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उनका प्राइवेट लाइफ को लेकर कर रहे हैं या पब्लिक लाइफ को लेकर कर रहे हैं। आज मोदी जी का जो कंपैरिजन होता है वो पब्लिक लाइफ को लेकर होता है कि नहीं? पब्लिक लाइफ को लेकर होता है, प्राइवेट लाइफ को लेकर नहीं होता। यदि प्राइवेट लाइफ को लेकर यदि मोदी जी का हम बात करेंगे तो फिर नेगेटिविटी भी बहुत सारा चीज़ आएगा। बट वी आर कंसर्न ओनली विद द पब्लिक लाइफ ऑफ मोदी जी। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि हम कंपैरिजन कहाँ पे कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, हमारा चर्चा क्या है, बैकग्राउंड क्या है। होता है, ये गलती सबसे होता है। हाँ, हमारे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट या हजारों स्टूडेंट जो बैठा हुआ है सब यही गलती करता है। हाँ, उसको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है भाई, ये खराबी आदमी है या फिर ये बहुत ही अच्छा आदमी है, यही दोनों होगा। या तो बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही खराब है। जैसे स्वामी विवेकानंद पब्लिक लाइफ के लिए जाने जाते हैं, है ना? इनका प्राइवेट लाइफ देखो तो चौपटी था इनका, बहुत सारा चीज़। बात समझ रहे? बहुत सारी चीज़ में गलती था इनका, मैं वो देखते देखते तुम स्वामी जी का वो स्तर को कम तो नहीं कर सकते हो, स्टेटस को कम तो नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? गांधी जी का भी अपना एकदम प्राइवेट लाइफ देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो था ही उसमें, मैं वो चीज़ तुम बार बार बोल के गांधी जी का स्टेटस क्यों कम करना चाहेगा? मत करो कम। गांधी जी किस लिए जाना जाता है? गांधी जी पब्लिक लाइफ के लिए जाना जाता है। तो पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा इस चीज़ को, और यदि इंटरमिक्स कर दिए तो गलत हो जाएगा। बात समझो, खोपड़ी खोलो अपना, गलत हो जाएगा। और सिमिलरली जब तुम कंपेयर करो दूसरे को, तो कंपेयर तो अपने आप से भी होना चाहिए कि हम अभी जो कर रहे हैं हम किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, क्या पब्लिक कैपेसिटी में कर रहे हैं या प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे हैं। पब्लिक कैपेसिटी में करें तो ये काम सही है, ठीक है, ओके। प्राइवेट कैपेसिटी में करें तो ये काम सही है, ओके, तब तय होगा। बात समझ गए स्टूडेंट? इसको लिख लो। यस, वी आर प्लेइंग द डिफरेंट रोल्स अंडर पब्लिक रोल एंड योर प्राइवेट रोल। बिल्कुल हो सकता है, ये सब आपका फैमिली हो गया, बिल्कुल।
लिख सकते हो यहाँ पे। वेरी गुड, नेबर्स, नेबर्स हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे ना मुझे दो वर्ड के बारे में तुम लोग को बताना है, रिलेशन एंड रिलेशनशिप। रिलेशन एंड रिलेशनशिप, यदि इंग्लिश डेफिनेशन देखोगे, मैं इंग्लिश वर्ड का बोल रहा हूँ, इंग्लिश होता है ना मीनिंग, यदि इंग्लिश डेफिनेशन देखोगे तो ये दोनों के बीच में बहुत अंतर है। रिलेशन का मतलब होता है ब्रॉड लेवल पे जो आपका कम्युनिकेशन है, लिंक है। जैसे देखो हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं बोल रहे होते, इंटरनेशनल रिलेशन बोल रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है तुम लोग कुछ भी? जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं बोल रहे होते, इंटरनेशनल रिलेशन बोल रहे होते हैं। जब आपका कम्युनिकेशन ब्रॉडर लेवल पे है जिसमें फॉर्मल चीज हो। मैं इंग्लिश का डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मैं एथिक्स का डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ। एथिक्स का डेफिनेशन कुछ और है, उसको रखो साइड में, वो एक सब्जेक्ट है, उसको साइड में रखो। मैं इंग्लिश का डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ। तो यदि इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो रिलेशन का मतलब क्या है? ब्रॉडर कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फॉर्मल होना चाहिए। जैसे इंडिया और नेपाल बहुत ही फॉर्मली बात करेगा ना, इंडिया और यूएसए बहुत ही फॉर्मल बात करेगा ना। बयान देखते हो ना, अक्सर आता है कि नहीं आता है बयान? बहुत ही फॉर्मल आता है बयान, तो उसको बोलेंगे रिलेशन, जो ब्रॉडर लेवल पे है। बट छोटे लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है, जो छोटे लेवल पे होता है कम्युनिकेशन, उसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से रिलेशन जो है वो बड़ा है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा उसमें। और रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो छोटे लेवल पे कम्युनिकेशन हो, जो छोटे लेवल पे कम्युनिकेशन हो और जिसमें इनफॉर्मल होने का भी चांस है कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। बात समझ में आ गया? ये इंग्लिश का डेफिनेशन है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मन में आएगा ना कि रिलेशन वर्ड भी तो रिलेशनशिप ही है, क्यों नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बात समझ में आ गया ना? हाँ, चलो इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। और हमारा विषय है रिलेशनशिप। हमारा विषय क्या है? रिलेशनशिप है। अरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। डर जाते हो तुम लोग, डरना है सही जगह पे। देखते हैं इतना हवा क्रिएट करके बैठे हुए हम। मैं एक ही घंटा डरोगे तो नहीं चलेगा जी, डरना है 24/7, जो कि तुम लोग डरने वाले हो नहीं। ना तुम सुनामी से डरा, ना तुम अर्थक्वेक से डरा, तो तुम जी कुमार से कहाँ डरेगा? देखो, अच्छा ये हो गया। अच्छा, क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए कोई भी रिलेशन में, चाहे वो पब्लिक रिलेशनशिप का बात हो या फिर प्राइवेट रिलेशनशिप का बात हो। तो देखो, वैल्यूज रिक्वायर्ड इन रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हो सकता है। वैल्यूज दैट रिक्वायर्ड इन रिलेशनशिप, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। तो क्या क्या वैल्यूज चाहिए होगा आपको? कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट। जैसे पिताजी बोले कि बाबू ये काम कर लेना, यू शुड गिव कमिटमेंट, यस हम कर लेंगे। और जो आदमी का कमिटमेंट अच्छा होता है उसका वैल्यू सिस्टम भी बढ़िया होगा, वो बहुत ट्रस्टेबल होगा। सही बात है ना? जो आदमी जो बोलता है और वो करता है तो उसका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसको लोग मानेंगे भी। मानते कि नहीं मानते बताओ तो? जैसे मान लो कि एक बार तुम किसी से कर्जा लिया, पैसा लिया, हाथ पैर जोड़ के पैसा लेके, दीजिए ना पैसा प्लीज़ दीजिए ना, काम है ये वो, दुनिया दे दिया तुमको, और अगला बार मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, बीच बीच में फ्लैट रख रहा है, फिर खोल रहा है फ्लैट रखी, कहीं मैसेज तो ना आ जाए। अब पता चला एक बार जो 5 मिनट खोल के बैठे थे तो 100 मैसेज आया है, कहाँ है रे तुम? तो ऐसा गंदा स्थिति क्रिएट नहीं करना है कि चलो भाई 10 रुपया में ही तुमको पहचान लिया वो आदमी। 10 रुपया, बताओ, हमको तो ये समझ में नहीं आया अभी तक स्टूडेंट कि आदमी पैसा लेके भाग जाता है। वो पैसा क्या लेके भाग रहा है यार? वो अपना स्टेटस पूरा कवाड़ा कर दिया। वो कितना रुपया लेके भागा? वो 50,000 लेके भागा, 20,000 लेके भागा, जीवन में उससे ज़्यादा कमाएगा वो।
समझ में, फिर भी आदमी भाग जाता है। पैसा मांगने के टाइम में हाथ जोड़ेगा, प्लीज़ 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 प्लीज़, आप ही माई बाप हो। और जब ले लिया उसके बाद कहेगा प्लीज़, वो भूल जाएगा अपने दिन को। वेरी बैड ना। इसलिए जो वैल्यूज़ चाहिए आपको, कमिटमेंट का चाहिए। यस, हम पूरा करेंगे, चाहे पैसा लौटाने का ही बात क्यों ना हो या अपने डिवोर्स सर्विस का ही बात क्यों ना हो। कमिटमेंट, लॉयल्टी। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ, लॉयल्टी का मतलब क्या है? लॉयल्टी का मतलब क्या है? जैसे हम नागरिक है, हमारा फ़र्ज है कि हम कंट्री के साथ लॉयल रहें। अब बताओ, कंट्री के विरोध में ही हम काम कर रहे हैं तो लॉयल नहीं हुए। लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का मतलब, हाँ, ईमानदारी, काम करना, निभाना। जैसे एक है ना हमारा कहावत हिंदी में कि जिसके थाली में खाना खाए उसी को छेद कर दिए, वो ठीक लॉयल्टी का अगेंस्ट का बात है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, तुम हमारे साथ पढ़ रहे हो, अब बताओ हमारा ही तुम बुराई कर दिया बाद में जाके, या हमारा ही गलत कर दिया, तो बाबू कुछ नहीं, तुम थाली में छेद नहीं, तुम पूरा हॉलो ही कर रहे हो और कुछ नहीं। और ऐसे भी प्रजाति होते हैं, जीवन भर पढ़ लिया उससे और उसी को गरिया आएगा बैठ के, समझे ना। माँ बाप जीवन भर खर्च किया, माँ बाप को ही गरिया आएगा, वो लॉयल बिल्कुल नहीं है वो आदमी। ऐसे आदमी पकड़ो और कान के नीचे थोड़ा बहुत बजा दो, ठीक है ना। मारने का बात नहीं कर रहा हूँ, बादशाह का गाना बजा दो, ठीक हो जाएगा वो। देखो, तो यू शुड बी लॉयल, समझे ना। लॉयल होना चाहिए किसी को भी लेकर, लॉयल्टी होना चाहिए। कमिटमेंट, लॉयल्टी और ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ऑनेस्टी, अभी भी कहा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, आपके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आपका वैल्यूज़ डगमगा नहीं चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। बताओ, अपने आप को बोले हो ईमानदार है, ईमानदार है, एक ऐसा सिचुएशन आया कि तुम अंडर द टेबल पैसा इतना खा गया, तो काहे का ईमानदार है तुम। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपको अपना वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखना होगा, किसी भी परिस्थिति में अपने वैल्यूज़ को ख़राब नहीं करना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समझे ना। जैसे संविधान का यदि किताब पढ़ते हो तुम लोग, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, ऑनेस्टी वर्ड यूज़ नहीं होता वहाँ पे, बात समझो, क्योंकि इंटीग्रिटी के अंदर सभी चीज़ आ जाते हैं। इंटीग्रिटी इज़ द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल द वैल्यूज़। जितने भी वैल्यूज़ होते हैं ना, सबका फंडामेंटल जो वैल्यू है वो इंटीग्रिटी है। बात समझ में आया। और ये होता है लीडरशिप। लीडरशिप इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है कि नहीं है बताओ तो। लीड करना ही नहीं जानते हो। लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीड करना, फ्रंट से लीड करना। और देखो, जितने भी नेता बने हैं, जितने भी लीडर बने हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर बने हैं, सब लीडर्स, सब लीडर है ना। चूहा की तरह भाग नहीं जाते थे ये लोग, आगे लीड करना, जो होगा देखा जाएगा, कंट्री का बात है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र होता है इस कंट्री में, किस लिए होता है जिक्र? बिकॉज ऑफ इस लीडरशिप। इतना विषम परिस्थिति में भी वो लड़े हैं। ये वैल्यूज चाहिए। और यदि आप देखो घर में, तुम्हारे सभी के घर में पक्का एक दो आदमी लीडर होंगे, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, कोई ना कोई होगा। देखता है उसका कितना ज़्यादा कद होगा जो लीडर होगा, जो मौखिक हो। लीडर मतलब क्या है? जो बहुत मौखिक है। अब मौखिक नहीं भी है तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही अवेयर है वो, ये काम यहाँ से होता है, ये काम वहाँ से होता है, उसको झट से दे दो, कोई भी चीज़ तुरंत करके दे देगा तुमको, लीडर। और यदि ये आपके अंदर वैल्यूज़ है तो जाहिर सी बात है आपका कद बढ़ जाएगा, चाहे प्राइवेट रोल का बात हो, चाहे पब्लिक लाइफ का बात हो। देखते हो ना, पब्लिक लाइफ में भी जो होते हैं एक से, और देखो पब्लिक में डीएम मतलब लीडर ही हुआ अपने आप में लीडर। तो ये वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? यस, यू रिक्वायर दैट वैल्यू। और बताओ स्टूडेंट, और क्या हो सकता है? सुनील, क्या हो सकता है? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा लोग लैक करता है, ये अकाउंटेबिलिटी। हाँ, इसी के लिए ना घुसाए थे तुम लोग को, अकाउंटेबिलिटी। खाली पढ़ने वाला चीज़ थोड़ी है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी लेके चलना होगा। क्लास में जितना बार भी हम क्लास को छोड़े हैं, या जितना बार भी हम फ्यूचर में छोड़ने वाले होते हैं, हम पहले से मैसेज करके दिमाग अवेयर करवाते हैं तुम लोग को। क्यों? क्योंकि आई हैव 100% अकाउंटेबिलिटी। बुर्बक बच्चा लोग, बुर्बक प्रजाति लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, या कोने कोने भारत में बैठा हुआ है, जिसका अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरा शब्द है और ये शब्द वैलिड है। तुम अकाउंटेबल ही नहीं हो। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? आंसरेबल। जो आप काम कर रहे हो, यू शुड बी आंसरेबल ना। हाँ, यदि तुम आंसरेबल नहीं हो तो फिर तो तुम गलत काम कर रहे हो। अकाउंटेबल होने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और यदि आप अकाउंटेबल हो तो आप ट्रांसपेरेंट भी हो। बात समझ गए ना? कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, और अपने एक्शंस को लेके बहुत ही आंसरेबल होना चाहिए। ये यदि वैल्यूज आपके प्राइवेट लाइफ में है तो जाहिर सी बात है पब्लिक में भी असर पड़ेगा इसका। और बताओ,
यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी तो बच्चे लोग प्राइवेट कैपेसिटी में भी होता है और पब्लिक कैपेसिटी में भी होता है, नहीं? हम फादर है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी का सन है तो हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है, हम टीचर है तो हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है, नहीं? तुम लोग विद्यार्थी हो तो तुम्हारा कुछ जिम्मेदारी है, हाँ, तुम किसी के पुत्र हो तो कुछ जिम्मेदारी है, हाँ, किसी के डॉटर हो तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो रहेगा। और जो बढ़िया जिम्मेदारी निभाता है वही आगे लाइफ में पहुंचता है। और यहीं पे तुम्हारा वो एथिक्स आ जाएगा, श्री भागवत गीता का एथिक्स भी आ जाएगा, जहाँ पे फल का चिंता मत करो, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू योर ड्यूटी, कर्म करो। कौन सा एथिक्स कहते हैं उसको? डियोंटोलॉजिकल या टियोलॉजिकल? हाँ, टियोलॉजिकल, हाँ, कंसिक्वेंशियल एथिक्स का। वेरी गुड, समझ गए? तो रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है स्टूडेंट। और बताओ? वेरी गुड। देखो डिसिप्लिन, इसके बिना सब बेकार है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि डिसिप्लिन समझ रहे हो ना? बहुत ही अच्छे से करना काम, हाँ, कंसिस्टेंट रहना, पंक्चुएट। विद्यार्थी के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंसी, आदर भाव, है ना? बस काम से ही मतलब रखना, वो डिसिप्लिन हुआ। आपका सोने का, उठने का, बैठने का जो तरीका है बहुत ही सही होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। समझ गए ना? डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कोई भी वैल्यू सिस्टम के लिए। और बताओ? वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग। देखो ये तो क्या मैं बोलूं, ये तो एक तरह से ना, जैसे माला जो होता है ना, माला, ठीक है, इसमें जो धागा होता है, धागा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है। बाकी चीज है और अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो कोई काम का नहीं है। एक डीएम है, सब चीज है उनके अंदर, मगर वो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है या कोई भी नॉर्मल आदमी उसका वो बात ही नहीं समझ पाएंगे, तो क्या फ़ायदा फिर उनका ऑनेस्टी होने का, इंटीग्रिटी होने का, कमिटमेंट होने का, बाकी वैल्यूज़ का। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आज हम टीचर, हम पढ़ा रहे हैं और तुम लोग का प्रॉब्लम ही मुझे नहीं पता है। पब्लिक कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं। घर में जो हो रहा है वो तुम्हारा अपना घर का चीज़ है, उसको मत लेके आओ यहाँ पे। मैं क्लास में यदि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ माई फेलियर कि मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बात समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग हुआ तभी टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है और ऊपर में जो सीनियर बैठे हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले उसका क्या प्रॉब्लम है वो समझना होगा। सिमिलरली तुम लोग देखो, मान लो कि घर में तुम्हारा कोई आदमी चुपचाप मुंह फुला के बैठा हुआ है, जानते हो ना, मुंह फुला के बैठा हुआ, एकदम टेंशन में है, कुछ भी परिस्थिति हो सकता है तो पूरा टेंशन में है, तो समझोगे ना उसको क्यों टेंशन में है, कि छोड़ दोगे इससे, कहोगे बर्थ है इसका, छोड़ देते हैं? ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले हो। देखोगे क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई सदमा लगा हो उसको, हो सकता है कि उसका गोल टूट गया हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कहीं पे झगड़ा हो गया हो, तो उससे बात करो, बोलोगे ऐसा ही होता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग इज अ वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। और बताओ? हाँ, यस, यू कैन ऐड लॉट ऑफ पॉइंट्स। अब हाँ, वेरी गुड, जस्टिस, फेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज। फेयरनेस, है ना, बिल्कुल, ये जस्टिस तो होना ही चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें जस्टिस ही नहीं है तो क्या काम का हो फिर? न्याय होना चाहिए। अच्छा, जस्टिस टेस्ट किए थे कि नहीं किए थे हम लोग? जस्टिस अप्रोच किए थे कि नहीं किए थे? जस्टिस अप्रोच में क्या बात था कि यू शुड बी इक्वल टू एवरीवन, आपको सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और यदि आप किसी के साथ नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए बोलने के लिए कि हम किसी के साथ ऐसे कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जस्टिस अप्रोच। और जस्टिस अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत सही चीज़ है क्योंकि उसमें आप सबको न्याय व्यवस्था से, एक व्यवस्था से आप देखने का प्रयास कर रहे हो, और यदि नहीं भी देख रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास सॉलिड रीजन है। समझ गए स्टूडेंट? और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो ये सब वैल्यूज को कैरी करना है प्राइवेट लाइफ में या फिर पब्लिक लाइफ में, और हर वैल्यूज का अलग अलग मात्रा में डिमांड है। यानी कि कुछ प्रॉपर, जैसे ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्टी का रोल दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है और पब्लिक में भी है।
सिमिलरली इंटीग्रिटी, देखो इंटीग्रिटी का ज़्यादा रोल तुम्हारा पब्लिक लाइफ में है, अपने काम को लेकर निष्ठा होना। कमिटमेंट तुम्हारा दोनों में ही है, मजा फिर पब्लिक लाइफ में ज़्यादा होगा। तो ये जो वैल्यूज़ है इसका अलग अलग डिग्री है, किसी का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा पब्लिक लाइफ में और किसी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा तुम्हारा उसमें है प्राइवेट में। जैसे अंडरस्टैंडिंग का बात कर लो, अंडरस्टैंडिंग कितना ज़्यादा चाहिए प्राइवेट लाइफ में, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ तो। तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुमसे रूठी हुई है, तुम अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज़ है तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस लिए नाराज़ है, बात समझे ना। तो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं दोनों जगह है, बिल्कुल दोनों जगह है, मगर ज़्यादा तुम्हारा क्या है प्राइवेट लाइफ में है, बात समझ रहे हो ना। तो अलग अलग डिग्री के साथ ये सब वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह चाहिए, मगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी जगह पे उससे थोड़ा कम चाहिए, मगर चाहिए सब वैल्यूज़। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो तो ये सब वैल्यूज़ हो गया। देख लो ना, इस पे तुम लोग एक ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट। इनफैक्ट अकाउंटेबिलिटी समझ गया ना, यू शुड बी अकाउंटेबल टू योर वर्क, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको लेकर अकाउंटेबल रहो, और अकाउंटेबल हो तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, सिंपल बात है। देखो तुम एक चीज से सब जोड़ सकते हो इनफैक्ट, है ना, एक वैल्यू से आपका सब वैल्यूज क्रिएट हो रहा है। अच्छा ये हो गया ना। अब देखो स्टूडेंट, उससे पहले हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बात कर चुके हैं कि रिलेशन और रिलेशनशिप में क्या अंतर है। मैं पूछूंगा तो बता दोगे ना। हाँ, एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगा। रिलेशन का मतलब होता है वाइडर कम्युनिकेशन, एक कंट्री और कंट्री के बीच में होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, बड़ा नेटवर्क है, और इसमें फॉर्मल चीज़ होगा, ये इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से। और रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इनफॉर्मल होगा, जो छोटे मात्रा में होगा। बट हमारा विषय रिलेशनशिप पे है, सेकेंड वाला। तो उससे उस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है एथिक्स का, वो इंग्लिश वर्ड है, उसको साइड करो, क्योंकि अभी इसका रोल होगा, अभी यहाँ पे हम काम करेंगे उससे रिलेटेड, बात समझे। तो अब देखो, एक होता है पब्लिक रिलेशन भी होता है। पहले तो यहाँ पे नोट करके लिखना होगा तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू पब्लिक रिलेशन। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट बात कर रहे हैं हम, कि जो पब्लिक रिलेशनशिप है वो नहीं है, वो पब्लिक रिलेशन के बराबर नहीं है। पब्लिक रिलेशन कुछ और चीज़ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको पूछा नहीं गया। आपका कहाँ पे है, पब्लिक रिलेशनशिप तक बात है। देखो ना, लिखा गया है ना सिलेबस में, पब्लिक रिलेशनशिप लिखा गया है, समझ गए ना। तो इसलिए पब्लिक रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशन में बहुत अंतर है, सेम चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ा बात है कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, फिर हमें ये समझना होगा। देखो पब्लिक रिलेशन, देखो पब्लिक रिलेशन, देखो एक्चुअली पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट फंक्शन है ये, एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट फंक्शन कह सकते हो। जैसे मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हो, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। ये किस लिए कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हो और टू वे कम्युनिकेशन हो, किस लिए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, ताकि इंटरनल यूनिटी बना रहे ऑर्गेनाइजेशन का। जब ऐसा कर रहे होते तो इसका मतलब वी आर डूइंग पब्लिक रिलेशनशिप। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से रिलेटेड होता है, कि उसके अंदर किस तरह एम्प्लॉय को अच्छे से काम में रखना है ताकि कोई फूट नहीं आए, बात समझे। और सब लोग ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काम करें ठीक से, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक से काम करें। और जो भी गैप है उस गैप को कैसे भरा जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन से। मान लो कि एम्प्लॉय को दिक्कत है, तो एम्प्लॉय को दिक्कत है तो अपने सीनियर से बात करे, वो जब सीनियर से बात करेगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा और इंटरनल यूनिटी बना रहेगा। यदि इंटरनल यूनिटी नहीं बना रहेगा तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। तो ये जो भी अंदर हो रहा है चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक रिलेशन कहेंगे। तो देखो कितना अंतर हो गया। पब्लिक रिलेशनशिप तो कुछ और है। पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब हम कैसे अलग अलग जगह पे घर छोड़ के अलग अलग जगह पे किस तरह हम भूमिका अदा कर रहे हैं,
डेट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशनशिप। एज अ टीचर हम कैसे काम कर रहे हैं, एज अ ऑफिसर हम कैसे काम कर रहे हैं। बट जब हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन का तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं। यू सी द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया तुम लोग को? तो गलती से भी बराबर मत करना इस चीज़ को। पब्लिक रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू पब्लिक रिलेशन। बात समझ में आ गया ना? पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब ऑफिसर एक पर्टिकुलर रखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए रखा जाएगा? ताकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और जो भी कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है वो गैप ना हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो। किसके बीच में? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में। किस लिए? ताकि इंटरनल यूनिटी रहे और ऑर्गेनाइजेशन ठीक से प्रॉस्पर होकर काम करे। दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। ये क्या है? पब्लिक रिलेशन है। बट पब्लिक रिलेशनशिप इज इंटायरली डिफरेंट। पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब कि हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद द इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में कैसे आप रिएक्ट करोगे। अब पब्लिक लाइफ का मतलब क्या कि जो रोल दिया गया आपको, उस रोल में आप कैसे भूमिका अदा कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। समझ गए ना? हाँ, ये अंतर समझना जरूरी है स्टूडेंट। हालांकि ये नहीं भी बोलते तो चलता, मगर हो सकता है कि तुम लोग गलती से तुम रिलेशन लिख देता, फिर तो तुमको पता होना चाहिए ना कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है। पिछले बार नहीं बताए थे, पिछले बार कवर नहीं किए थे वो, इसलिए उसमें ऐड कर लेना। समझ गए ना? ये इंटरनल यूनिटी बना रहे और वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी के साथ काम करे। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं अंतर, दोनों के बीच में अंतर मिटा देना है। अब एक चार्ट बनाओ स्टूडेंट और उसमें डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में। यहां पे लिखो प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, और यहां पे लिखो पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप करेक्ट। दोनों के बीच में क्या अंतर है? नंबर 1 पॉइंट, प्राइवेट रिलेशनशिप। ठीक है, प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या होता है? कौन से एथिक्स को हमें बढ़ाना होता है, या किस तरह हमारा बिहेवियर रहता है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट बहुत ही इनफॉर्मल होगा। इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अपने भाई से, अपने बहन से, अपने सिस्टर से किस तरह भी बात कर सकते हो, है ना? कोई बाध्यता नहीं कि इसी तरह इसी फॉर्मल स्टैंडर्ड से ही बात करना होगा। बट पब्लिक रिलेशनशिप में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो होगा बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अच्छे से लिख लेना, कम्युनिकेशन होगा, पूरा लिख लो उसको। हाँ, ये नंबर 1 डिफरेंस दोनों का ही सेम लिखाते हैं। इधर भी नंबर 1 लिख लो। नंबर 2 देखो, ये क्या है? अवे फ्रॉम पब्लिक सर्वेलेंस। अवे फ्रॉम पब्लिक सर्वेलेंस यानी कि आपके घर में जो बीत रहा है पब्लिक नहीं जान रहा है उस चीज़ को, है ना? घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो अंदर का मामला है वो अंदर सुलझ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है वहाँ पे कि घर में कुछ भी हुआ तो मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला नहीं है। घर में हर आदमी के ही घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। हाँ, समझ रहे हो ना? उसमें बिचौलिया भी नहीं बनना है कि किसी दूसरे घर का तीसरा घर का मैटर बाहर बोल रहे हो, तब तो बहुत गंदगी वाला काम कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स कहता हूँ चुगली नहीं करना है। चुगली करने वाला आदमी कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। बात समझे? क्योंकि हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि प्राइवेट रिलेशनशिप ऐसे भी तुम्हारा पब्लिक सर्वेलेंस से बाहर है। तो पब्लिक सर्वेलेंस से बाहर इसका मतलब कुछ भी हो रहा है होने दो ना उसके अंदर। तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा क्या जा रहा है? वो अपना मामला है, सुधर जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कीड़ा करने की जरूरत नहीं किसी को। दूसरा देखो, बट ये ऐसा नहीं है। कुछ भी गंदगी किया ऑर्गेनाइजेशन में तो 24/7 सर्वेलेंस लगा हुआ यहाँ पे। तो ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे पब्लिक सर्वेलेंस है। यू कैन प्रेजेंट पब्लिक सर्वेलेंस। समझ गए ना? क्योंकि जिम्मेदारी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखो जो एम है आपका, अब क्या चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो? यहाँ पे आप केयर को प्राप्त करना चाहते हो, कंपैशन को प्राप्त करना चाहते हो,
यहाँ पे आप ट्रस्ट का बात करते हो, यहाँ पे आप लॉयल्टी को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है ना, ये आपका हाँ हो गया नहीं है, बट यहाँ पे एम ऐसा नहीं है। पब्लिक रिलेशन में आपका एम ये नहीं है, एम यहाँ पे आपका वेस्टेड एम है, ये है ना, यहाँ पे आप मॉनेटरी गेन चाह रहे हैं, कुछ आप कमाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको रेस्पेक्ट मिले, आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको ऑथोरिटी मिले, पावर मिले। कितना अंतर हो गया। यहाँ पे जो कार्य कर रहे हो तो क्या है, केयर कंपैशन, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के बीच में कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम रेस्पेक्ट का उतना ख्याल नहीं रखेगा। बच्चा ही अपने फादर को गलत गलत बोल रहा है तो वो ध्यान नहीं देगा, मेन ध्यान देगा कैसे पीस बना रहे हैं, कैसे लॉयल्टी बना रहे हैं। बट इफ़ यू टेक द केस ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या है, तुम्हारा मॉनेटरी गेन है, वहाँ पे रेस्पेक्ट का बात होगा, वहाँ पे ऑथोरिटी का बात होगा, वहाँ पे स्टेटस का बात होगा, समझ गए, स्टेटस का बात होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला वैल्यूज़ यहाँ पे काम नहीं देगा, बिल्कुल देगा, ये सब वैल्यू सब साथ में काम दे रहा है। मैं एम में बता रहा हूँ, मुख्य उद्देश्य जो पब्लिक रिलेशन में, जैसे बच्चे लोग तुम लोग यहाँ पे आते हो, चलो मैं अभी का ही एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ क्लास में बैठे हुए हो नहीं, तो तुम घर में कर रहे हो, घर में चाहते हो, यदि मान लो कि घर में कन्फ्लिक्ट हुआ तो तुम चाहो कि पीस, घर में शांति बहाल हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि तुम लोग को पढ़ने का मौका मिल जाए, है ना, पढ़ने का। या फिर कोई भी आदमी शांति से ही रहना चाहेगा, कोई है क्लास में जो बदमाशी चाहता है कि हर समय घर में टेंशन ही हो, कोई नहीं चाहेगा, सही बात है ना। भले ही पड़ोसी घर में हो, उससे दूसरा है, मैंने तो पहले ही कहा कि चुगली नहीं करना उधर, उसको हटा दो। अपने घर में कोई भी नहीं चाहेगा कि दिक्कत हो, सही बात है ना। हाँ, लॉयल्टी है, पिताजी का बात मान रहे हो, पिताजी जो तुमको दाना पानी दे रहे हो उसको गरिया नहीं रहे हो, बहुत प्यार से रह रहे हो। हाँ, कंपैशन है, केयर है, भाई को लेके सतर्क हो कि भाई अच्छे से एग्जाम पास करे, वो आगे बढ़े, कुछ नहीं समझ में आता तो पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, ये होता है। मैं तुमको लगता है ये सब चीज़ यहाँ पे होगा। यहाँ एम क्या है कि हम आज IAS है, क्या गेन है, मॉनिटरी गेन है, रेस्पेक्ट, ऑथोरिटी है, स्टेटस है मेरा। आज हम टीचर है, रेस्पेक्ट, स्टेटस, ऑथोरिटी, देखो। और घर में मिलेगा हमको ये सब चीज़, कुछ नहीं मिलेगा। टीचर तुम बाहर है, घर में कुछ नहीं, घर में केयर दिखाओ, कंपैशन दिखाओ। कौन सा, बिल्कुल। मॉनिटरी गेन का मतलब क्या होता है बाबू, अलग से डॉलर लिखेंगे तब समझ में आएगा क्या तुम लोग को, कि डॉलर को भी कन्वर्ट कर दे रुपीस में, कि रुपया में कर दे, कि रुपया में कर दे, तो फिर बात समझ में आ रहा है ना। रुपया जानते हो ना क्या होता है, सैंडो गंजी का बात नहीं कर रहे हैं चलो, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, या फिर आए तुम ही लोग को समझ में आएगा, तुम लोग यहाँ का हो तो रुपया नहीं समझेगा क्या तुम लोग। और बताओ और क्या हो सकता है। वेरी गुड, नॉट चॉइस, नॉट चॉइस। यहाँ पे चॉइस कुछ नहीं है, यहाँ पे चॉइस कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये क्या है, इनहेरिटेंस। आप इस घर में पैदा लोगे, आप किसी का भाई बनोगे, आप किसी का बहन बनोगे, क्या ये फिक्स है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और भुगतो वहाँ पे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, करो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। कई लोग अमीर के घर में जन्मते हैं, कई लोग गरीब के घर में जन्मते हैं, कई मिडिल क्लास वाले लोग जन्मते हैं, है कि नहीं, बताओ तो जो जहाँ जन्म हो गया आपका। कोई आदमी डिसाइड करता है कि हमारा कास्ट ये होना चाहिए, नो, यू कांट डिसाइड। जो आपके फैमिली मेम्बर्स है वही आपका भी रहेगा कास्ट। तो इनहेरिटेंस भाई, ये देखो ना, तुमको कोई जॉब पसंद नहीं, छोड़ दो उसको, है ना, इसको छोड़ दो, तो इनहेरिटेंस नहीं है, मोस्टली चूजन है। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली चूजन है। मोस्टली चूजन क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है पिताजी का बहुत बड़ा काम है, अब पिताजी के बाद पुत्र के पास गया, तो उस तरह इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी हो सकता है। मैं ऐसा केस कितना होगा, बहुत कम होगा, समझ रहे हो ना। जैसे धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही नेटवर्क बड़ा किया, जब वो चले गए तो अपने पुत्र को दे दिए। इनहेरिटेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो पब्लिक रिलेशन में इनहेरिटेंस हुआ। मगर क्या ये सबका संभव है, सब केस में ना, संभव नहीं है। तो इसलिए मोस्टली चूजन, ज़्यादातर हम चूज़ करते हैं इसको, और ये क्या हम चूज़ नहीं कर सकते, ये हमको मिलता है, समझ गया। और बताओ, हाँ देखो इसमें जो है ना, हाँ सिमिलर वैल्यू सिस्टम रहेगा, सिमिलर वैल्यू सिस्टम रहेगा, यानी कि तुम्हारे घर में लगभग सब आदमी का मोर और लेस विचार सेम ही रहेगा। और यदि कॉन्ट्रास्ट भी है तो फिर भी सेम ही है, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा घर में।
अगर में कॉन्ट्रास्ट भी होगा तो थोड़ा बहुत होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। मोर और लेस पिताजी के हिसाब से, माताजी के हिसाब से सबका वैल्यू सिस्टम सेम ही रहता है, समझ गए। और हाँ, उस समय जब प्राइवेट रिलेशनशिप का बता रहे थे तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी लिख लेना वहाँ पे, सब फैमिली मेंबर्स के ही, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली इंडिया में जानते हो ट्रेडिशन ज्वाइंट फैमिली रहा है। तो वो जो लिखा रहे थे ना तुम लोग को प्राइवेट रोल, उसमें लिख लेना ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, जो कि तुम लोग बनोगे बाद में जाके, ऑब्वियसली बनोगे। नहीं बनना है तुम लोग को? अरे बनना है, उसके लिए पहले शादी करना पड़ता है। देखो तो सिमिलर वैल्यू सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू सिस्टम आपका सिमिलर रहेगा, मोर और लेस सबका बात सेम ही रहेगा, और उसी प्रिंसिपल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब तुमको लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इस क्लास में ही देखो, हर विद्यार्थी का अपना ही अपना सोच है, टीचर का भी अपना सोच है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करोगे, वहाँ पे ढेर सारा आदमी होगा, सबका अपना ही वैल्यू सिस्टम है। तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम सिमिलर नहीं हो सकता। हाँ, वैल्यू सिस्टम नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। समझ गए स्टूडेंट? इसको लिख लो अच्छे से, और भी लिखाना है मुझे चार्ट में, मिटा दे, जल्दी लिखो फटाफट। हाँ, इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हो ना? इन्हें मतलब जो आया हेरिडिटरी से आया है। हाँ, तुमको क्या पता तुम किस घर में जन्म लेने वाली हो? बाय डिफॉल्ट हुआ है वो चीज़, बाय सेटिंग हुआ है, समझे ना? बाय सेटिंग का मतलब वो, बाय सेटिंग का मतलब वो गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं। बाय सेटिंग का मतलब आप तय नहीं कर सकते हो उस चीज़ को, बा वो डिफ़ॉल्ट है, समझे? और हाँ, जैसे अभी टीचिंग कर रहे हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट नहीं है। हम बोलेंगे जाओ हम जॉब छोड़ रहे हैं, दूसरा काम करेंगे, देखो हमारे पास है, ये चूज़ कर सकते हैं हम बोलेंगे कि नो, हमको इस घर में नहीं रहना, हमको रिलेशन ही बदल देना। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। भले कितना भी हम राखी बंधवा ले, हमारी सिस्टर ही रहेगी, भले उसको पसंद करते हो नहीं करते हो दूसरा विषय है कि नहीं? बताओ तो वो आप भाग ही नहीं सकते हो। तुम भाग जाओ यूएस में, फिर भी उसका भाई भागा है क्या, उसका बेटा भागा क्या फिर भी जाएगा कमेंट तुम्हारे पास, है कि नहीं? बताओ तो आप छुटकारा नहीं पा सकते उससे, जीवन भर रहेगा टैग कि XYZ का बेटा है, XYZ का ये पति है, पत्नी है। देखो आज भी बुद्ध का बात करते हैं, बुद्ध ने तो बहुत पहले ही राहुल को छोड़ दिया था, अपने बेटे को, बहुत पहले अपने वाइफ को छोड़ दिया। फिर भी जब बुद्ध का हिस्ट्री बताते हैं तो सबसे पहले प्रथम यही आता है कि उनका पत्नी का नाम क्या था, उनका पुत्र का नाम, कोई रोल नहीं है बुद्ध के लाइफ में उनका। तो वो चीज़ को चाह के भी वो नहीं छोड़ सकते हैं, आएगा ही आएगा, अटैच होगा ही होगा। नाम मिटा देना। फिफ्थ वी हैव कंप्लीटेड ना। अब देखते हैं सिक्स्थ वन। देखो यहाँ पे जो पीपल रहेंगे वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल रहेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बहुत कम पीपल रहेंगे यहाँ पे। एक फादर है, एक मदर है, भाई है, बहन है, खत्म हो जाएगा, 10-15 करते 20 खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल, यू गेट लॉट्स ऑफ पीपल सराउंडेड बाय, समझे? यहाँ पे बहुत सारा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन हजार लोग मिलेंगे और अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो आप। बात समझ गए ना? एक लॉयर कितना लोग से मिलेगा, अपने क्लाइंट से मिलेगा, फिर विटनेस से मिलेगा, दुनिया भर के लोग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अटैच रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अटैच रहते हैं। बात समझ गए ना? और बताओ। यस, यहाँ पे जो ड्यूटी होगा, यहाँ पे जो आपका रोल होगा वो आपका वॉलेंट्री होगा। जैसे पिताजी बोले कि जाओ बाबू 1 किलो आटा लेके आओ बाहर से, तुम बोलेगा, दूसरा अपना छोटा भाई को बोलेगा ए तुम जाओ रे तो आप वो काम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होने वाला है। मान लो कि यहाँ पे तुम यहाँ पे ड्यूटी क्या होगा बताओ तो? ड्यूटी करना पड़ेगा कंपलसरी। तुम IAS हो और अपने भाई को बोलोगे जाओ तो आजा ऑफिस मेरा संभाल लेना, तो हो सकता है? तुम टीचर हो और तुम बोलोगे जाओ आज तुम्हारा भाई पढ़ा देगा, तो हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। क्यों? कंपलसरी है वो चीज़, क्योंकि आपका वो एथिक्स है ना, आपका पब्लिक एथिक्स है, वो आपको करना पड़ेगा काम। समझ गए ना? हाँ, 8 नंबर। और बताओ। हाँ, नो स्टैंडर्ड वैल्यू,
इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, नो स्टैंडर्ड रूल या नॉर्म्स, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप गलती उल्टी भी करते हो तो माफ़ हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स है जी, हाँ कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। यदि आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी लगेगा आप पे जुर्माना लगेगा, हो सकता है आपको निलंबित भी किया जा सकता है अपने पद से, है कि नहीं बताओ तो। और हर समय आप पब्लिक सर्विलेंस के अंदर हो, कोई भी गलती करोगे तो पकड़ा ही जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका कोई गलती है, मान लो कि यहाँ पे कुछ फेल करते हो, आपका फेलियर्स होता है, समझे ना, कोई गलती कर देते हो, तो कुछ भी गलती करोगे तो एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि ठीक है हमारा ही बच्चा है, माफ़ कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, नो एक्सक्यूज़। कोई भी एनी फेलियर, यदि कुछ भी फेलियर हो तो यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिल सकता, विल नॉट गेट एक्सक्यूज़, यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं होगा, समझे, यहाँ पे माफ़ नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे माफ़ी वर्जित है। कितना दिन तक माफ़ी दिया जाएगा तुमको? एक बार, 2 बार, तीसरे बार से तुमको आउट कर दिया जाएगा, समझ गए ना। अब बोलो, और बोलो। यस, यहाँ खूब फ्रीडम है बाबू, पूरा भाषणबाजी दिए जा रहा है। यहाँ पे भाई को कुछ से कुछ सिखाया जा रहा है, अपने सिस्टर को कुछ से कुछ बहुत बड़ा बड़ा डिंगरा हाँक रहा है, फ्रीडम मतलब केवल बोलना ही नहीं होता और कार्य भी होता है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुमको मन किया कि चाय उठ के पी ले तो पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो, प्रॉपर मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पे उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा, यहाँ पे खूब फ्रीडम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा फ्रीडम। और यहाँ पे नॉट सो मच फ्रीडम मिलेगा, मैं उतना नहीं मिलेगा जितना तुम घर में सोच रहे थे। और ये देखो, ये जो है बहुत ही डायनामिक है, घर में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सही बात है ना, कोई बीमार हो गया तो तुम्हारा रोल और बढ़ जाएगा, तुम्हारा दायित्व और बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? ऑफिस में लगभग कार्य वही है, एक टीचर को हमेशा लगभग वही पढ़ाना है, उसमें कोई बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि क्या है, स्टैटिक है। तो दूसरे शब्द में क्या है, तो नॉट डायनेमिक, ये डायनेमिक नहीं है, जैसा है वैसा ही है। और ये पूरा तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स से घिरा हुआ है, और ये हर समय विषय बदल सकता है। घर का रिलेशन, प्राइवेट रिलेशन, समझे ना। पता चला कि फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, देखो मामला ही चेंज हो गया। कल कोई एक फ्रेंड तुमको मिल गया और आज पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेट से पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उस समय तुम दौड़ के जाओगे हॉस्पिटल में देखने के लिए, पूरा ही समीकरण चेंज हो गया, है ना। अनार लेके जा रहे हो, कीवी फल लेके जा रहे हो उसके लिए, यहाँ पे देखो ना तुमको कीवी चाहिए ना अनार चाहिए, पद पे बैठे रहो, जो काम कल कर रहे थे वही आज करो। ये है बात, समझ गए ना। हाँ स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं इसका, तो यानी कि फेलियर नो एक्सक्यूज, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी लेस है इसमें। इसका मतलब यही हुआ कि अकाउंटेबिलिटी उतना नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आपका बहुत लेस है इसमें। बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे बहुत अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और यदि आप में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत हाई चाहिए। और बताओ, तुम लोग के ब्रेन से हम जानना चाहेंगे, कुछ चीज़ छोड़े हैं बताओ। सुनील, एनीथिंग? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सही बात है कि नहीं, बताओ तो। पब्लिक लाइफ में सो मच कंपटीशन। अभी तुम देखो ना, अभी तुम लोग पब्लिक लाइफ में जाना चाहता है, एक IAS IPS बनना चाहता है, उसके लिए देखो ढेर सारा कंपटीशन कर रहे हो ना, और जब बन जाओगे तो वहाँ तो वो रियल कंपटीशन तो वहाँ से स्टार्ट होगा कि गवर्नेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो लिख सकते हो स्टूडेंट, बहुत अच्छा, कि कंपटीशन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, नॉट सो मच, कंपटीशन इज नॉट सो मच, ऐसे वर्ड में लिखोगे। बट यहाँ पे तुमको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा कंपटीशन। और बताओ, कुछ चीज़ और ऐड कर सकते हो? ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये जो है आपका, हाँ ये आपका सेल्फलेस एक्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो कुछ पा नहीं रहे हो, प्राप्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें केयर है, कंपैशन है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आज हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है,
आज तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं? बताओ तुम, सबका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आज यदि मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है, उसको हम ठीक करें, तो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्राइवेट रिलेशनशिप। समझ गए? और बताओ। वेरी गुड। इसको मिटा देना, पहले इसको मिटा देते हैं और तुम लोग से इनपुट लेते हैं हम। अभी रुको, तुम लोग ही बताओ बच्चे लोग, ये मिटा देना कंप्लीट। और बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे देखो यहाँ जहाँ तक सवाल है ये वाला, कितना नंबर हुआ देखो तो? 14। देखो यहाँ जो एथिक्स गाइड करेगा, जो यहाँ पे एथिक्स गाइड करेगा, वो आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो हो सकता है रिलीजियस कोड का हो। यानी कि समझ रहे हो ना, घर में मान लो कि माहौल ऐसा है, जैसे आप मुस्लिम फैमिली से हो, आप हिंदू फैमिली से हो, आप बिहार के कोई फैमिली से हो, अलग अलग होता है ना फैमिली, समझ रहे हो? तो वहाँ पे आपका जो कोड है, तरीका है, वो अलग अलग होगा, है ना? कुछ रिलीजियस कोड होंगे, कुछ आपके सोशल कोड हो गए, अपना अपना कोड होगा, उस हिसाब से चलता है यहाँ का एथिक्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी कोड होगा आपका, वो आपका कोड ऑफ एथिक्स होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोड होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोड होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स होगा, वही एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन का आपका कोड ऑफ एथिक्स होगा। जैसे एक लॉयर जब अपना क्लाइंट से डील करेगा, तो उस समय वो रिलीजियस कोड या फिर सोशल नॉर्म को थोड़ी फॉलो करेगा, वो उस समय वो अपना लॉयर का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करेगा। और लॉयर का नॉर्म्स क्या है कि कोई भी क्लाइंट आए तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ योर ड्यूटी। मैं यहाँ पे देखो किस तरह प्ले हो रहा है, रिलीजियस कोड, सोशल कोड, है ना? और आप जिस पे, और जैसे परंपरा होता है कि नहीं होता, ये तुम खुद सोचो स्टूडेंट। चलो बेस्ट एग्जांपल तुमको देना चाहेंगे, घर में कुल देवी का पूजा होता है कि नहीं होता है? कुल देवता का भी पूजा होता है। आपके पिताजी भी कर रहे थे ना, आपके दादाजी भी कर रहे थे ना, आप भी कर रहे हो ना, तो रिलीजियस कोड, सोशल कोड हो गया आपका। छठ पूजा मनाया जाएगा ना कुछ दिन बाद, तो क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वाले जो थे चेन सिस्टम में, वो भी कर रहे थे, इसलिए आप कर रहे हो। बट हियर इज नॉट। आपके यदि ऊपर वाले आईएएस थे, जो नहीं कि आप भी आईएएस बनोगे, और यदि आप आईएएस बन गए तो हो सकता है उस समय रूल्स और रेगुलेशन कुछ और हो, तो उस समय प्रेजेंट कोड ऑफ एथिक्स क्या है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो ऊपर से आया हुआ उसको ही फॉलो करके हम आगे चलते हैं। बोलते हैं ना, हमारे घर में परंपरा है कि हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं। कहते हैं ना, हमारे घर में परंपरा है कि हम शनिवार को कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं करते हैं। हमारे घर में परंपरा है कि हम शनिवार को हम कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं। और ये परंपरा हम भी निभाए हैं, हमारे पिताजी भी निभाए और उनके पिताजी भी निभाए हैं। तो ये आया कहाँ से परंपरा? ये आपका प्राइवेट रिलेशनशिप जो ऊपर से चल के आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सोशल कोड है, रिलीजियस कोड है, जो कि अपना है उसका। एक फैमिली का भी अपना हो सकता है, एक सोसाइटी का भी हो सकता है, ताकि वो उस स्टैंडर्ड बिहेवियर से जो वो उसको लग रहा है कि वो स्टैंडर्ड बिहेवियर, उस बिहेवियर से वो आगे बढ़ सके। और बताओ और क्या हो सकता है? और जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बोले हो। ये ज़्यादातर इसका जो ध्यान होगा ये मेटेरियलिस्टिक गेन में ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा। हालांकि उसमें कवर कर चुके हैं, मगर फिर भी लिख सकते हो। ये मेटेरियलिस्टिक गेन पे ज़्यादा फोकस होगा। एम में बताए थे ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, हालांकि ये पॉइंट नहीं भी लिख सकते हो, मैंने लिखा दिया उसमें, मैं लिखना है तो लिख लो। इसमें स्पिरिचुअलिटी का बात नहीं, इसमें वेलफेयर का बात हो जाएगा और कुछ नहीं। इसमें वेलफेयरिज्म का बात हो जाएगा ज़्यादा। इसमें लव कंपैशन देखते हैं। ठीक है, बट वेल सेट, अच्छा बोले हो। यहाँ पे डायनामिक है, कंडीशनल हो जाएगा, ये तुम्हारा अनकंडीशनल हो जाएगा, करना ही पड़ेगा आपको। सेम चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। और बोलो, और बच्चे लोग बोलो, अपना दो फीडबैक दो। सब लिखा दिए हैं, ठीक है ना? हम चाहते हैं एक दो इनपुट तुम लोग अपना दिमाग से दो। हाँ सही। चैलेंज देखो, चैलेंजेस अलग अलग तरह का है, ठीक है? यहाँ पे जो चैलेंजेस, हाँ ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो चैलेंजेस होगा वो बहुत ही डायनामिक होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चैलेंजेस डायनेमिक होगा। बट ये जो चैलेंजेस होगा ये डायनेमिक नहीं होगा। जैसे करप्शन चैलेंज है, तो करप्शन तो बहुत दिन से चल रहा है। इनएफिशिएंसी चैलेंज है तो बहुत दिन से चल रहा है, समझे? तो इसका जो चैलेंजेस होगा
वो आपका स्टैटिक होगा, उतना डायनेमिक नहीं होगा, नॉट सो मच डायनेमिक। समझ गए? और बताओ। हाँ नीतीश बोलो। बहुत ही बढ़िया। टॉलरेंस कहाँ पे रखना चाहते हो? यहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वेरी गुड। इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे इतना टॉलरेंस नहीं होगा। हाँ कुछ भी बोलोगे तो एक ही मैसेज आएगा, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम करो, तुम काम करो अपना, मुझे काम करने दो। एक टीचर को आके बड़ा बड़ा फिलोसफी दोगे तो कान के नीचे बजा नहीं देगा तुमको, बोले भाव यहाँ से, कि उतना टॉलरेंस नहीं है। हाँ उसमें मत बोलना कि सर जस्टिस कहाँ गया आपका, वही जस्टिस जो भगाया तुमको, क्योंकि दिमाग क्यों चाट रहे हो फालतू का। तो ये इस तरह बढ़ता है, समझ रहे हो ना? अब तो कुछ सुधर जाओ माय डियर स्टूडेंट। इतना कुछ बोल दिए हैं, और सब प्रैक्टिस करोगे तो सब याद आ जाएगा। बोलो बोलो, फिर जोर से बोलो। बिलीफ सिस्टम, कैसा बिलीफ सिस्टम? बिलीफ सिस्टम तो हर जगह ही काम देता है। हाँ हाँ ये हम बता चुके हैं ना। देखो तो एम में देखो तो हम ट्रस्ट पाना चाहते हैं, हम केयर पाना चाहते हैं। देखो तो वहाँ पे वो लिखा चुके हैं। हाँ तुम बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा चुके हैं। बहुत अच्छा। इसमें जो सेटिस्फेक्शन का बात करेंगे ना, इसमें जो सेटिस्फेक्शन होगा, हाँ सही बोले हो, इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बहुत यूनिक पॉइंट लगा तुम्हारा मुझे ये। इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फेक्शन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फेक्शन एंड देन पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सही बात है ना? एक काम, एक बहुत ही अच्छा एक आईएएस काम किया तो आईएएस जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत ज़्यादा ही होगा सेटिस्फेक्शन की, यस हमने मेट्रो मैन को प्रोड्यूस किया है, हमने शंकरन को प्रोड्यूस किया है। ब्यूरोक्रेसी लोग कितना खुश हो जाएगा ये जान के। हाँ उसके बाद शंकरन अपने आप में भी खुश रहेंगे, वाह हमने क्या काम किया है। मेट्रो मैन भी अपने आप में खुश, वाह हमने क्या काम किया है। बट यहाँ पे जो काम करेंगे तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन तक ही रहेगा। और पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब फैमिली का भी सेटिस्फेक्शन कह सकते हो, क्योंकि उसका अलग तोल नहीं है, वो उसका अलग थोड़ा रेडिएशन तो जाएगा ही फैमिली में। हाँ इंडिविजुअली बोल सकते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअली बोल सकते हैं, पर्सनली बोल सकते हैं। अच्छा ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। हाँ ये बहुत यूनिक पॉइंट है। और बोलो बच्चे लोग, और क्या हो सकता है? इसी तरह बोलो, आई एम ओपन टू यू कलेक्ट योर इनपुट। बताओ तो क्या मुँह नहीं खुलेगा अभी? बोलो, जब तुम लोग को दे रहे हैं हम सारा क्या, अभी भी चाहोगे अभी भी बहुत कुछ लिख सकते हो। हाँ तो बहुत कुछ है तो बोलना ना पड़ेगा जी, खाली ऐसे खाली बहुत कुछ बोलने से थोड़ी होता है। हाँ क्या होगा? रेस्पेक्ट लिख दिए ना वहाँ पे, एक बार लिख दिए तो काहे बार बार बोल रही हो? और बताओ, समझ गए ना स्टूडेंट? छोड़ सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लिखा दिए यार, 18 पॉइंट लिखा दिए, बहुत है। पिछले साल कितना 10 साल 10 या 12 लिखा होंगे। तो बात समझ गए ना? इस हिसाब से तुम्हारा प्राइवेट रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशनशिप अलग है। ये दोनों सिस्टम जो है अलग तरीके से काम करता है। अभी दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है, कुछ वैल्यूज़ हमारा यहाँ पे बेहतर है तो ये ज़रूर यहाँ पे काम देगा, और यहाँ पे बढ़िया है तो ये यहाँ पे काम देगा। जैसे एग्जांपल देखो, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी काम देगा। सही बात है ना? और यहाँ पे यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो यहाँ पे भी काम देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस को झेलना आता है तो यहाँ पे भी आप वो काम कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है? हाँ यहाँ पे आपका टॉलरेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भी आपका होने का संभावना है। ये अलग बात है कि रिक्वायरमेंट कम है बट टॉलरेंस का वैल्यू तो चाहिए ना कहीं पे भी। रिक्वायरमेंट ज़्यादा घर में है बाहर के कंपेयर में, क्योंकि घर में आपको सुनना पड़ेगा, आप घर से वो नहीं हो सकते हो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सोशल लर्निंग और प्रोफेशनल लर्निंग। तो तुम्हारे मुंह में ना लड्डू डाल देंगे। देखो लिखो ये,
इस तरह का वर्ड अभी तुम लेके आ रहे हो गधा, इतना बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आ रहे हो। सोशल लर्निंग एंड दिस प्रोफेशनल लर्निंग, वाह वाह वाह, क्या बात है। प्रोफेशनल लर्निंग, ये न हुआ जी, ये न हुआ पॉइंट्स। यहाँ पे सोशल लर्निंग, हाउ यू विल बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। और सोसाइटी का मतलब पहले तो फैमिली में रहना सीखना पड़ेगा तुमको। फैमिली में खुद बदमाशी करके रहता है तो कहाँ सोसाइटी में ठीक से रह पाएगा। वही आदमी सोसाइटी के लिए कीड़ा मकोड़ा बनता है। फिर देखता है जो फैमिली में जो चिल्लाता है, गलत गलत काम करता है, सोसाइटी के पूरा सोसाइटी के लिए गंदगी फैलाता है। वो आदमी फैलाता कि नहीं फैलाता बताओ तो। जो घर के अंदर जो मारपीट करेगा वो सोसाइटी में सबसे गंदा आदमी कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता बताओ तो फिर तो यहाँ पे आप सोशल लर्निंग सीख रहे हो। और यहाँ पे आप कैसे प्रोफेशनल हुआ जाता है, कैसे एक IAS को काम किया आता है, कैसे एक लॉयर को काम किया आता है अपना पूरा एथिक्स के साथ, कैसे एक टीचर को पूरा एथिक्स के साथ काम किया आता है, सब चीज़ आप यहाँ पे सीखते हो। एक्सीलेंट पॉइंट। और बताओ, हो गया, छोड़ दे अब। एक्सपीरियंस दोनों जगह से आ रहा है आपको। यहाँ पे कह सकते हो वही लर्निंग का मतलब एक्सपीरियंस है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सोशल एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। लर्निंग इज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। एक चीज़ तो बहुत तगड़ा बोल दी हो, मगर ये चीज़ मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे 20 नंबर, स्किल नॉट रिक्वायर्ड टू मच, स्किल ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, नॉट रिक्वायर टू मच। इसमें आपको स्किल उतना नहीं चाहिए होता, मगर इसमें तो चाहिए। जो जॉब करने के लिए जा रहे हो उसमें तुमको स्किल चाहिए ना, कंपलसरी है। यदि स्किल नहीं है तो 2 दिन तक ही काम मिलेगा तुमको फिर। हाँ, स्किल्स रिक्वायर, हाँ जी, स्किल्स के अंदर आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। चलो बोल रहे हो तो मैं ये भी जोड़ ही देता हूँ। यहाँ पे देखो 21 जोड़ रहा हूँ मैं, इसमें क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर, क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर। तो यहाँ पे लिखो क्वालिफिकेशन मस्ट। अब पता चला कि वो डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ जाओगे उसके पास। पता चला कि वो लॉयर ही नहीं है, क्यों जाओगे उसके पास। पता चला कि वो टीचर ही नहीं है, क्यों जाओगे उसके पास। तो क्वालिफिकेशन मस्ट। और बोलो, तो मुझे लगता है ये पर्याप्त है, इतना से आगे बढ़ जाओगे, बहुत है, काफ़ी है। और यदि बस स्पेस रखना वहाँ पे छोड़ के, ताकि फ्यूचर में कुछ भी याद आए तो लिख लेना वहाँ पे। मैंने कहा ना ये ओपन एंडेड है, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना ज्ञान वर्धन होते जाएगा, उतना चीज़ को आप ऐड करते चले जाओगे। समझ गए ना। तो आज क्लास में बस इतना ही है आज क्लास। तो आज क्लास में हम लोग क्या क्या समझे स्टूडेंट, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, दोनों में क्या अंतर है, आदमी क्या क्या रोल प्ले कर रहा होता है। वो प्रोफेशनल लेवल पे यानी कि पब्लिक लेवल पे काम करता है और एक प्राइवेट लेवल पे भी काम करता है। दोनों को एक चश्मा से देखने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। वो उस समय क्या काम कर रहा है, क्या वो पब्लिक लाइफ वाला काम कर रहा है या प्राइवेट लाइफ वाला काम कर रहा है, उस हिसाब से हमें तय करना होता है। किसी पे कमेंट करने से पहले हमें समझना होता है कि कौन सा वो भूमिका में है। बात समझे ना। आगे मुंह उठा के आगे कुछ भी बोल रहे हो ऐसे नहीं, पहले तय करना है कि कौन सा हम कौन से रिलेशन में हैं। तुम भी जैसे मान लो कि अभी क्लास में तुम विद्यार्थी हो ना, तो विद्यार्थी तो बैकग्राउंड में तुम्हारा भी क्या चल रहा है, पब्लिक लाइफ चल रहा है, तो उसका ध्यान होना चाहिए। घर जाओगे और पूरा पब्लिक लाइफ वाला बात करोगे तभी भी गलत हो जाएगा ना, उस समय फिर तुम्हारा प्राइवेट रोल हो गया। और घर में जाके एकदम पूरा लग रहा है कि हम पीटे देंगे सबको, तो वो भी गलत बात हो जाएगा गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉपर सेपरेशन भी जानना चाहिए, ठीक है। और उसी को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी चाहिए वैल्यूज, और उस पर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, ये जो डिफरेंसेस है 21 डिफरेंस हम लोग निकाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे ऊपर हो सकता है मैं मानता हूँ, मगर ये 21 अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पिछले साल मैंने 10 या 12 ऐसे कुछ करवाया था, इस बार उसका डबल हम लोग किए हैं। समझ गए ना। दैट्स इट, आज की क्लास खत्म।